स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल। और जो बुक है उसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और इसका अध्याय 3 है और इसका पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम अफवाह तंत्र है, जैसा कि आपको पता होगा। और आगे हम स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर था, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो पूरा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र के अंदर क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं जो पेपर में आ सकती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और काफी बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र आप मान के चलो काफी बड़ी नदी है। और इसका जो उद्गम है, मतलब जहां से ये स्टार्ट होती है, निकलती है, वो जगह जो है, लोकेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका उद्गम जो होता है, स्टार्टिंग, वो है कैलाश पर्वत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसके पास में एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडोंग। ठीक है, यहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये दक्षिणी तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 1200 किलोमीटर तक ये बहती है। और मतलब दक्षिण तिब्बत का जो एक शुष्क इलाका है, सूखा और ठंडा इलाका है, और समतल मैदान है जहाँ पे, वहां में मतलब उस लोकेशन में मतलब ये लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और वहां पे इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे फिर सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो का अगर कोई अर्थ पूछे आपसे, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और पूछे सांगपो का क्या अर्थ होता है, तो सांगपो का अर्थ होता है शोधक। ठीक है, तो आपको ये इसका अर्थ याद रखना है कि सांगपो का अर्थ होता है शोधक। और उसके बाद है हिमालय के गिरिपद में यह सिशंग या दिशंग नाम से निकलती है। ठीक है, हिमालय के गिरिपद से जब ये आगे बढ़ती है तो ये नदी जो है वो सिशंग नाम से जानी जाती है या दिशंग नाम से। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक नाम इसको दे दिया जाता है। और दक्षिण पश्चिम दिशा में जब ये बहते हुए इसके बाएं तट पर, बाएं का मतलब है लेफ्ट, तो बाएं तट पर इसके प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, जो एक ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इसके, जो मतलब सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां जो इससे मिलके इसको और मजबूत बनाती हैं और बड़ी बनाती हैं, वो है दिबांग और सिकांग। दिबांग या सिकांग, इनमें से कोई एक नाम होता है, और लोहित। ठीक है, तो ये दो नदियां, सहायक नदियां आकर इससे मिलती हैं। और जब ये नदियां आके मिलती हैं तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। तो आपको ये समझ में आया, जब ये निकलती है नदी, ठीक है, और मतलब इसका सबसे पहला नाम पड़ता है, वो पड़ता है सांगपो। सांगपो नदी कहाँ इसको मतलब कहा जाता है कि दक्षिण तिब्बत का जो शुष्क इलाका है, समतल मैदान, जहाँ ये 1200 किलोमीटर दूर तक ये बहती है, वहां इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो के बाद में जब ये हिमालय के गिरिपद में आती है तो उसको दिशंग या सिशंग नाम से जाना जाता है। और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में जब ये बहती रहती है और इसके बाएं तट पर जब ये दो नदियां आकर इसमें मिलती हैं, दिबांग और लोहित, तो इन दो के मिलने से ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मपुत्र ये कैसे कैसे कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में, आपको पता है बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलते, दाहिने मतलब राइट किनारे पे आके इससे मिलती है। और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। ठीक है, ये जमुना कब कहलाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जब इसके दाहिने किनारे पर आकर इसके राइट कॉर्नर पर जब तिस्ता नदी मिल जाती है इससे। और अंत में ये नदी पद्मा के साथ, मैंने पद्मा आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था। और अंत में क्या होता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जब जमुना बन जाती है तो जमुना के बाद में लास्ट में क्या होता है, ये पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और वहां इसका एंड हो जाता है। ठीक है, वहां पे मतलब ये लास्ट में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो एक विशेषता है वो ये है कि ये नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा ये जानी जाती है, फेमस है। और तटीय अपरदन के लिए भी ये नदी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये तीन इसकी विशेषता याद रखना। एक तो नदी ये जो है बाढ़ के लिए बहुत जानी जाती है, बाढ़ बहुत आती है इस नदी में। मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ये रास्ता बदल देती है अपना जहां पर ये बहती रहती है। और ये तटीय अपरदन के लिए भी जानी जाती है, अपरदन बहुत करती है। और क्योंकि इसका जो एक रीजन है इन सब का, वो ये है कि जो इसकी सहायक नदियां हैं जो आकर इससे मिलती हैं, दिबांग, लोहित वगैरह, वो सभी नदियां काफी बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता थी। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है। आपका जो भारत का नीचे का इलाका है, ये जो भारत का इस शेप में दिखता है, जो नीचे का इलाका, यहाँ इस एरिया में जो आपकी नदियां बहती हैं, जो तंत्र है नदियों का, वो प्रायद्वीपीय आपका तंत्र है। और ये नदियां जो है पश्चिमी घाट, यानी कि आपका जो पश्चिमी घाट है भारत का, लेफ्ट साइड की बात हो रही है यहाँ पे, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है,
पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, मतलब आपकी लेफ्ट टू राइट जाती है ये। और ये अपवाह तंत्र जो है प्रायद्वीपीय काफी पुराना अपवाह तंत्र है, ठीक है। हिमालय अपवाह तंत्र नवीन है, नया है, और प्रायद्वीपीय जो है ये पुराना है। याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हिमालय अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह में अंतर स्पष्ट करो, या हिमालय नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करो। तो अंतर भी आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है दोनों की, और वो अंतर ही बन जाएगा। और प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो एक सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं तथा कोई भी प्रकार का विसर्प नहीं बनाती। आपको मैंने बताया था हिमालय नदियां बहुत सारी आकृतियां बनाती हैं अपने रास्ते में, पर ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय, ये कोई आकृति नहीं बनाती, कोई मतलब ये कोई विसर्प नहीं बनाती, और एक सुनिश्चित मार्ग में लगातार बहती रहती है। और ये नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। हिमालय नदियां 12 मासी होती हैं, 12 के 12 महीने बहती हैं, और वो जो है वर्षा पर निर्भर नहीं रहती। उसके अंदर क्या होता है कि 12 महीने बहने की एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है उसकी, क्योंकि वो सीधा हिमनद से स्टार्ट होती है, हिमालय से निकलती है। और पर जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये सीधा सीधा निर्भर होती हैं बारिश पे, और इसलिए गर्मियों के मौसम में ये नदियां सूखने लगती हैं। और ये नदियां जो है अपनी विकास की प्रौढ़ावस्था में है, और वो जो है नदियां हिमालय वाली युवावस्था में है। वो नवीन नदियां हैं, नवीन अपवाह तंत्र है वो वहाँ का हिमालय का। पर जो प्रायद्वीपीय अपवाह है, ये प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है, और इनकी नदी घाटियां काफी चौड़ी तथा उथली हैं, क्योंकि जो नदी जितनी ज्यादा पुरानी होगी उसकी घाटी और ज्यादा चौड़ी होगी। और नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये नर्मदा और तापी, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदियां हैं जो मतलब पश्चिम से पूर्व नहीं बहती और प्रायद्वीपीय है। तो आपको ये नर्मदा और तापी नाम याद रखना है। ये दो नदियां ऐसी हैं, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पर ये नहीं बहती। अब प्रायद्वीपीय अपवाह जो तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें मेन मेन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपने हिमालय नदियों के नाम याद रखे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वैसे ही आपको प्रायद्वीपीय नदियों के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इनमें से सबसे लंबी जो है वो गोदावरी नदी है। इसको अगर हम देखें, इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी मेन मेन नदियां भी आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके सब नदियों की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। महानदी क्या है? ये जो नदी है महानदी, ये निकलती है आपकी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से, एक जगह है सिहावा, वहां से ये नदी का उद्गम है। आपको याद रखना, जितनी भी नदियों के बारे में बताऊंगा उनका उद्गम याद रखना, कहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओडिशा से बहते हुए ये जो महानदी है अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है, मतलब ये नदी लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। और इसके निचले जो इसका निचला मार्ग है, जो इसका निचला रास्ता है नदी का, वहां पे नौ संचालन भी होता है, नाव भी चलाई जाती है इस नदी में। और इसका अपवाद द्रोणी, मतलब इसकी जो अपवाद द्रोणी है, मतलब जहां पर जिस एरिया तक इसका पूरा जाल है, जहां तक ये नदी बहती है, उसका लगभग 53% भाग जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीस, मतलब मध्य प्रदेश में 53% ये नदी का भाग आता है, और छत्तीसगढ़ में जो है 47% मतलब आता है, ठीक है। और मतलब आप एक तरीके से देखोगे कि, सॉरी मैंने जो आपको बताया कि 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, और 47% भाग जो है इस नदी का वो ओडिशा तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है गोदावरी। तो गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा एक बड़ी नदी है और गोदावरी भी दक्षिण की बहुत बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। अगर एक नंबर में आ जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गोदावरी। इसका उद्गम क्या है, कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाके गिर जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। सहायक नदियां याद रखना, छोटी मोटी जल धाराएं जो किसी आगे चल के किसी बड़ी नदी में मिल जाए, वो सहायक नदी कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, काफी लंबी नदी और काफी बड़ी नदी। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, नाम याद रखना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। ये नदियां गोदावरी नदी को एक अच्छी नदी बनाती हैं, लंबी।
और ये सहायक नदी है। और ये इसके डेल्टा के भाग में नौ संचालन संभव है। जो गोदावरी नदी जहां डेल्टा बनाती है उस एरिया में नौ संचालन होता है, नाव भी चलती है। आगे बढ़ेंगे, अगली नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी की विशेषताएं देखेंगे। इसका जो उद्गम है सह्याद्री से है, महाबलेश्वर के पास में से, और इसकी लंबाई जो है लगभग 1401 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। तुंगभद्रा काफी फेमस नदी है इसमें से। और जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब जो इसका पूरा क्षेत्र है, उसमें से 27% का जो इसका भाग है वो महाराष्ट्र में आता है इस नदी का, 44% भाग इसका कर्नाटक में है, और 29% भाग इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये दक्षिण की तरफ बहती है थोड़ी नदी। और अब अगली नदी है कावेरी। कावेरी एक और जानी मानी नदी है जो कि कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के अंदर जिला कोगाड़ू जिला है। वहां से ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम है, निकलती है। और कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी है। और जो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। और ये कावेरी नदी का 3% भाग केरल में आता है, और 41% भाग कर्नाटक में, और 56% भाग इसका तमिलनाडु में रहता है कावेरी नदी का। और ये नदी लगभग सारा साल बहती है। ये नदी काफी, इसकी एक विशेषता है ये कि ये लगभग सारा साल बहती रहती है। इसका कारण भी है, ठीक है। और नर्मदा नदी है, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे अब हम। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक पठार से है। याद रखना, अमरकंटक पठार के पश्चिम में, जो अमरकंटक का पठार है उसके पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। तो आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी है, 1057 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। और एक योजना का नाम अगर आपने सुना हो, सरदार सरोवर परियोजना, तो वो इसी नदी पर बनाई गई है। वो परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर। और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल की श्रेणियों के बीच में ये नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है, भ्रंश घाटी से जाती है, और संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत गोर्ज बनाती है, ठीक है। और जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। जो झरना होता है, जलप्रपात मतलब, तो ये झरना भी बनाती है ये नदी, गोर्ज भी बनाती है, ठीक है। और भ्रंश घाटी से होती हुई गुजरती है। ये इसकी 3 विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है भड़ोच नाम की जगह है, भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। ये नदी जो है नर्मदा, ये जाकर मिलती है अरब सागर में। याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, नर्मदा नदी अरब सागर में जाती है। अगली नदी है तापी। पश्चिम दिशा में बहने वाली एक और काफी इंपॉर्टेंट नदी है तापी। और इसका जो उद्गम है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होती है। वहां पर बैतूल जिला में एक जगह का नाम है मुल्ताई, वहां से तापी नदी आपकी निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और लगभग 79% ये महाराष्ट्र में इसका हिस्सा आता है नदी का, 15% मध्य प्रदेश में, और 6% हिस्सा इसका गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगली नदी है लूनी। ये राजस्थान की काफी फेमस नदी, और ये अरावली पहाड़ियां जो हैं, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है लूनी। और इसका जो उद्गम है, जो इसकी नदी की स्टार्टिंग है, वो पुष्कर के पास में 2 धाराएं हैं नदी की, एक सरस्वती और एक सागरमती। इन दोनों के रूप में ये स्टार्ट होती है। और एक जगह है गोविंदगढ़। ये 2 जो धाराएं हैं सरस्वती और सागरमती, गोविंदगढ़ में जाकर जब ये आपस में मिलती हैं तो ये लूनी कहलाती हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जब ये 2 आपस में मिल जाती हैं तो धीरे धीरे आगे जाके अरावली की पहाड़ियों से निकलने लगती हैं, और ये फिर ये लूनी कहलाती हैं जब ये 2 धाराएं आपस में मिल जाती हैं। और तलवाड़ा तक, तलवाड़ा नाम की जगह जो है, तलवाड़ा तक, यह पश्चिम दिशा में नदी बहती रहती है लूनी, और उसके बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है, ठीक है। कच्छ का जो रण का इलाका है गुजरात साइड का, वहां जाके ये नदी खत्म हो जाती है। और ये पूरा नदी तंत्र अल्पकालिक है, मतलब शॉर्ट टर्म है, और काफी कम समय तक का ये नदी तंत्र होता है पूरा। ये नदी कम समय तक रहती है, मतलब 12 मासी नहीं है। अब कुछ छोटी नदियों के बारे में बात करेंगे। हमने बहुत बड़ी बड़ी नदियां तो बहुत पढ़ी हैं। अब कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा जो आपको घर के लिए भी करना जरूरी है। अब कुछ नदियों के नाम बताता हूं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। आपको क्या करना है, गूगल सर्च करिए और उसको मैप में देखिए। एक नदी का नाम है शेत्रुंजी, एक है भद्रा नदी, ढाढर नदी, साबरमती नदी, माही, वैतरणा, कालिंदी नदी, बेदती नदी, शरावती नदी, मांडवी नदी, जुआरी और पेरियार। ये जो नदियां आपको बताई हैं पश्चिम की साइड की हैं भारत की। आपको, और एक और है पांबा। आपको सर्च करना है मैप में, इन नदियों को जरूर देखना है,
क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक नदी पूछ ले मैप में। तो अभी आपको मैप में खुद ढूंढना है इसको। और पूरब की ओर बहने वाली भी कुछ नदियों के नाम बताता हूँ। एक है स्वर्ण रेखा, ब्रह्मणी, वामसधारा, पेन्नर, पालार, वैगाई। इन नदियों को भी आपको ढूंढना है अपने गूगल मैप पे, और यहाँ गूगल इमेजेस पे, या कहीं भी आपको ढूंढना है इसे। और पूर्व की ओर ये बहती हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको इन नदियों को ढूंढ के देखना है कि ये नदियां कहाँ पे बहती हैं, इनका उद्गम कहाँ पे। अब हम देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नदियों की उपयोगिता। जो नदियों का जल है वो कहाँ इसका हम यूज करते हैं। एक तो सिंचाई में होता है, आपको पता है भारतीय नदियों का जल सबसे अधिक जो है सिंचाई में उसका यूज होता है। और भारतीय नदियों में प्रतिवर्ष मतलब हर साल लगभग जो है आप देखोगे 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल बहता है, जिसमें से 55,517 करोड़ घन मीटर जो है वार्षिक प्रवाह का 33% का जो है सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब काफी ज्यादा जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है नदियों का। दूसरे नंबर पे जो पानी का इस्तेमाल है वो जल शक्ति के लिए किया जाता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, पूर्व में मैकाल और छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व में मेघालय के पठार और पूर्वांचल तथा दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी घाट पर बड़े पैमाने पर जल शक्ति के विकास की संभावनाएं हैं। मतलब ये जो एरिया मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे पानी से बिजली बनाई जा सकती है, संभावना है। और देश के इन नदी मतलब ये जो देश में इन नदियों से 60% कार्य क्षमता के आधार पर लगभग 4.1 करोड़ किलोवाट जल शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। तो काफी बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जो जो जगह मैंने बताई है। तीसरा है जलमार्ग के रूप में हम नदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के रूप में जब हम कोई नाव लेके जाएं, ठीक है। तो देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, ये तटीय राज्यों में झीलों और ज्वारीय निवेशिकाओं में देश के प्रमुख उपयोगी जलमार्ग हैं। ये मतलब इनके अंदर जलमार्ग भी है इन नदियों में, जहां से हम नाव के द्वारा जा सकते हैं। देश में लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे 9 गम्य जलमार्ग हैं। मतलब 10,600 किलोमीटर लंबे ऐसे रास्ते हैं पानी के जो हम नाव से जा सकते हैं। इनमें से 2480 किलोमीटर लंबी 9 गम्यों में क्या है, स्टीमर और बड़ी नाव चलती है, स्टीमर भी चलती है, बड़ी नाव भी चलती है, और मध्यम आकार की देशी नाव भी चलती है इनमें से। और लंबी लंबी नौगम्य नहरें भी हैं, नहर भी हैं ऐसी लंबी लंबी जिसमें नाव चलती हैं। और कृष्णा, नर्मदा और तापी ये केवल मुहानों के निकट ही नौगम्य है। मतलब जो इन नदियों का मुहानों का इलाका है, जहां से नदियां इनका जो मुख है वहां पर ही केवल जो है ये नाव यहाँ पर इनमें चल सकती है। तो ये तीन मैंने इनके उपयोग बताए नदियों के, आपको अच्छे से याद रखना है, सिंचाई, जल शक्ति के लिए और जलमार्ग के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। नदी जल से कुछ संबंधित समस्याएं होती हैं, जो नदी का पानी है उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना। कभी कभार जो है नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता। दूसरा है नदी जल का प्रदूषण, वो धार्मिक कारणों से भी होता है तथा लोगों की लापरवाही से भी होता है। और मतलब जैसे कि कोई मेला हो या कुछ ऐसा धार्मिक उत्सव हो जिसमें क्या किया जाता है, नदियों में अंदर कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, तो इससे नदी जल का प्रदूषण होता है और एक समस्या उत्पन्न होती है। और नदी जल में भारी मात्रा में गाद मिट्टी इकट्ठी हो जाना, इससे भी समस्या होती है। इसके कारण क्या होता है, नाव नहीं चल पाती सही से नदी में। राज्य के नदी जल के बंटवारे के विवाद रहते हैं, भाई बहुत ज्यादा बंटवारा भी मतलब जो है, मतलब पानी नदी कौन सी नदी का पानी कौन सा राज्य ज्यादा रखेगा, इसका भी बंटवारा होता है, क्योंकि एक नदी एक राज्य में तो बहती नहीं है। अब कोई नदी है तो वो दो राज्यों तक तो कम से कम बहती भी जाती ही है। अब वो इस पे जो है मतलब लफड़ा रहता है, विवाद रहता है कि कौन राज्य कितना पानी रखेगा। और मानव बसाव के कारण वाहिकाओं का सिकुड़ना, जो मनुष्य का जो बसाव है, मनुष्य धीरे धीरे उसका बसाव बढ़ता जा रहा है। नदियों का जो इलाका है वो वाहिकाएं अब सिकुड़ने लगी हैं, मनुष्य वहां रहने ज्यादा लगे हैं, और ये एक समस्या पैदा हुई है। जल के बहाव में ऋतुवत परिवर्तनशीलता होती है, ऋतु के अनुसार जल का बहाव भी डिपेंड करता है। ऋतु अगर बारिश की है तो जल का बहाव तेज हो जाता है, अगर बारिश कभी कभार नहीं होती तो कुछ नदियां बारिश पर निर्भर होती हैं, जो कि फिर क्या होती हैं, सूख जाती हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई नदी के जल के उपयोग से संबंधित। और आपका ये पार्ट समाप्त होता है, यहीं आपका ये अध्याय भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।